तो बच्चों, अब जो अगला टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का टॉपिक, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल का सर्च, कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, कैसे पता चला। आज हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन बिगिनिंग में तो नहीं पता था, तो कैसे पता चला वो देखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले ये सुनिए, फ्रेडरिक मीशर ने न्यूक्लियन डिस्कवर कर लिया था, राइट, 1869 में। मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज कर लिया था जीन्स के लिए। मेंडल ने जीन्स के लिए टर्म यूज कर लिया था फैक्टर्स। लेकिन बच्चों, इतना होने के बाद भी केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या, ये पता लगाने में काफी समय लग गया। और जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये पता लगाने के लिए कुछ साइंटिस्ट की डिस्कवरीज ने भी कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि मेंडल ने कहा था कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स और जीन्स। मेंडल ने क्या कहा था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स और जीन्स। कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फैक्टर या जीन। अब बच्चों, जो कैरेक्टर कंट्रोल करेगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये बात तो आ गई कि जीन जेनेटिक मटेरियल है, फैक्टर जेनेटिक मटेरियल है, ये पता चल गया। लेकिन केमिकल नेचर की जेनेटिक मटेरियल क्या है अभी नहीं पता चला। फिर अगले साइंटिस्ट आए, सटन एंड बोवेरी। सटन और बोवेरी ने बच्चों कहा कि देयर इज पैरेलल रिलेशन बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। जीन और क्रोमोसोम के बीच पैरेलल रिलेशन है, यह कहा इन्होंने। मतलब मेंडल के काम के बाद हम बोल सकते थे कि फैक्टर जो है जेनेटिक मटेरियल है, जीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन सटन बोवेरी आया और उन्होंने बोला जीन और क्रोमोसोम के बीच पैरेलल रिलेशन है। मतलब यह विड्रॉ कर सकते हैं हम यहां से रिजल्ट क्या, कि जेनेटिक मटेरियल पक्का जीन क्रोमोसोम में से कुछ है, कोई रिलेशन है। फिर अगला नाम आया मॉर्गन। बच्चों, मॉर्गन जब आए तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया क्या, कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। पिछले सटन और बोवेरी में से तो हमें यह पता चला कि जीन और क्रोमोसोम के बीच कुछ रिलेशन है, लेकिन मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से आगे हमें पता चल गया कि जो जीन्स है दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। मतलब अगर ये क्रोमोसोम है बच्चों, तो इस पर जीन्स लोकेटेड है, ये कहा था मॉर्गन ने। मतलब ये मान लीजिए जीन्स है, ये कह दिया था मॉर्गन ने कि क्रोमोसोम्स पर जीन लोकेटेड है। मतलब बच्चों, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में ही है, राइट ना। तो इन लोगों के डिस्कवरी, इन लोगों के एक्सपेरिमेंट्स, इन लोगों के स्टेटमेंट्स के बाद हमारी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल नैरो हो गई। पहले तो हम सोच सकते थे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, कुछ भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता था। लेकिन अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं इन लोगों के काम के बाद कि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम पर है। और बच्चों, आप सब जानते हो कि क्रोमोसोम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, डीएनए एंड प्रोटीन, राइट ना। जेनेटिक मटेरियल इसीलिए क्या हो सकता है, या तो डीएनए या तो प्रोटीन। देखिए लाइन लिखी है हमने, since chromosomes are mainly composed of DNA and protein, so chemical nature of genetic material may be DNA or protein. जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, या तो डीएनए या तो प्रोटीन। क्योंकि बात हम क्लियर कर चुके हैं कि मॉर्गन ने कह दिया जीन कहां है, क्रोमोसोम पर। मतलब जेनेटिक मटेरियल पक्का क्रोमोसोम पर है। अब क्रोमोसोम मेनली किसका बना है, डीएनए और प्रोटीन का। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, या तो डीएनए या तो प्रोटीन। मतलब सर कि अगर हम मेंडल से लेकर मॉर्गन तक की बात करें, राइट, अगर हम मेंडल से मॉर्गन तक को देख रहे हैं तो इन लोगों ने जीन और क्रोमोसोम का रिलेशनशिप तो बता दिया, ठीक, कि ये दोनों में रिलेशन क्या होता है, हाँ, और जो भी है यही जेनेटिक मटेरियल होगा। राइट। लेकिन इन दोनों लोगों में, या कहें कि इसके बीच में जितने लोग आए, इनमें से किसी ने भी इसका केमिकल नेचर कंफर्म नहीं किया कि जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या है। बिल्कुल नहीं किया सर। इसीलिए आगे कुछ और साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए, प्रोटीन में से क्या है। तो आइए अब हम
इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है या फिर आरएनए है या फिर कौन सा कंपोनेंट हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके लिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं उनमें से हम अगर अपने पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ जो 1928 में आया। तो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसके थ्रू यह प्रूफ करने की कोशिश की गई कि जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा, प्रोटीन होगा या फिर कोई और कंपोनेंट होगा। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहली बात ये कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ इसकी बात करते हैं। तो एक बैक्टीरिया की बात करें, डिप्लोकोकस निमोनी। ये डिप्लोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस निमोनी वर्ड जो है ये नाम इसका पुराना नाम है, इसको पहले डिप्लोकोकस निमोनी कहा जाता था। अब हम इस बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर न्यूमोकोकस निमोनी कहते हैं। तो याद रखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किस पे था। तो ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस निमोनी यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर न्यूमोकोकस निमोनी पे परफॉर्म किया। अब अगर हम बात करें इस बैक्टीरिया की तो इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं। सर ये स्ट्रेन्स नया वर्ड है बच्चों के लिए, तो इसको बता दें जरा। हाँ सर, अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो ये वैरायटी हो गई, ठीक है। यानी एक बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इस एक बैक्टीरिया के 2 वैरायटीज इन्होंने लिए। अब अगर हम बात करें उसमें से पहले स्ट्रेन की, तो पहला स्ट्रेन जो था वो था S3 टाइप। अब हम S3 टाइप की बात करें तो इस S3 टाइप में ये जो S वर्ड है इसका मतलब होता है स्मूथ। तो ये बैक्टीरिया जो था ये स्मूथ टाइप का था और ये बैक्टीरिया इसके साथ साथ वायरुलेंट था। अब वायरुलेंट का मतलब क्या है? वायरुलेंट का मतलब होता है जिसके पास डिजीज कॉजिंग एबिलिटी हो, जो कोई बीमारी कॉज कर सके, यानी पैथोजेनिक। तो इन्होंने जो पहला स्ट्रेन लिया वो था S3 टाइप का और ये स्मूथ टाइप की बैक्टीरिया थी और ये वायरुलेंट थी, पैथोजेनिक थी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी इसके पास में था। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं दूसरा स्ट्रेन कौन सा था। दूसरे स्ट्रेन की बात करें तो दूसरा स्ट्रेन था R2 टाइप। अब देखिए हमने कहा S फॉर स्मूथ, यहां पे R वर्ड रिलेटेड है रफ से। ये बैक्टीरिया का अपीयरेंस अभी हम देखेंगे कि इस बैक्टीरिया का अपीयरेंस जो था वो रफ था, तो ये रफ टाइप की बैक्टीरिया थी और ये बैक्टीरिया के पास डिजीज कॉजिंग एबिलिटी नहीं देखा गया, इसलिए इसको हम नॉन पैथोजेनिक बोल सकते हैं या फिर हम इसको नॉन वायरुलेंट बोल सकते हैं। तो 2 स्ट्रेन यूज किया, S3 और R2। अब एक बार हम S3 और R2 के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं सर, और देखते हैं कि इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। क्यों हम S3 और R2 अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं? वैरायटी की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर हम स्ट्रेन की बात करें तो कोई डिफरेंस तो होगा, तभी 2 स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो हम इस पॉइंट को अगर डिस्कस करें तो हमारे पास ये एक बैक्टीरिया हुई और इस बैक्टीरिया को हमने कहा कि ये हमारा S3 टाइप की बैक्टीरिया है, स्मूथ टाइप की बैक्टीरिया है। ये हमारी दूसरी बैक्टीरिया हो गई और इसको हमने कहा R2 टाइप बैक्टीरिया और रफ टाइप बैक्टीरिया। अब इनके में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज की बात करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की बात करें तो जो सबसे इनर साइड में इनर लेयर जो हमको दिखाई दे रही है, ये देखिए ग्रीन कलर से, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन दोनों बैक्टीरिया में कॉमन है। यानी S3 ले लो या फिर R2 ले लो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे कोई डिफरेंस यहां पे हमको देखने को सर नहीं मिल रहा है। अगली बात करते हैं दूसरे लेयर की बात करें, सेल वॉल। जो मिडिल लेयर हमको दिखाई दे रही है वो सेल वॉल यहां पे, और यहां पे जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों में सेल वॉल भी है। तो अभी तक हमको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, हमको सिमिलरिटी देखने को मिला, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा। तो फिर डिफरेंस क्या है? क्यों हम इसको S3 कह रहे हैं और क्यों इसको R2 कह रहे हैं? क्यों हम S और R यूज कर रहे हैं? अब यहां पे डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। अब हमने यहां पे देखा ये आउटर लेयर, ठीक है, यहां पे ये लेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो आउटर लेयर है ये म्यूकस कोट होता है और इस म्यूकस कोट को हम कैप्सूल कहते हैं। तो आपने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है इसके आउटर लेयर पे एक म्यूकस कोट है जिसको कैप्सूल कह रहे हैं और इसलिए इस बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और ये जो
म्यूकस लेयर होता है, ये म्यूकस लेयर इसको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, इसका अपीयरेंस इसके वजह से स्मूथ हो जाता है। तो हमने ये जो स्मूथ वर्ड यूज किया इसी कैप्सूल के वजह से हमने यूज किया कि ये कैप्सूल यहां पे आ रहा है, इस कैप्सूल के वजह से हमने इसको स्मूथ वर्ड दिया। तो कैप्सूल का काम होता है इसके सरफेस को स्मूथ करना, और यहां पे हमने देखा कि कैप्सूल एब्सेंट है तो हमने इसको नॉन कैप्सुलेटेड भी कह दिया, ये नॉन कैप्सुलेटेड हो गया सर। ओके सर, मतलब स्मूथ और रफ सरफेस इज ड्यू टू कैप्सूल। अगर कैप्सूल है तो वो स्मूथ होगा और कैप्सूल नहीं है तो रफ होगा। सर एक बात और बच्चे पूछते हैं, सर ये कैप्सूल का कोई रिलेशन है क्या वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट नेचर से? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ने यहां पे पुट अप किया है बेटा। और अब देखिए यहां पे कि हमारे इस कैप्सूल और वायरुलेंट में क्या रिलेशनशिप है। जरूर रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को हम डिस्कस करें तो ध्यान से सुनिए। जब ये स्मूथ टाइप की बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल है इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है, अगर किसी बॉडी में इसका इन्फेक्शन होता है तो वहां पे जो इम्यून सिस्टम होता है सर, वो इम्यून सिस्टम इस कैप्सूल के वजह से, इस म्यूकस लेयर की वजह से इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और बैक्टीरिया जो होती है वो जब इम्यून सिस्टम के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं होती है तो वहां पे इम्यून सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, और जब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो फिर ये बैक्टीरिया अपना खेल दिखाएगी। अच्छा। और बैक्टीरिया वहां पे डिजीज कॉज करेगी, और डिजीज कॉज करेगी तो क्या होगा? वायरुलेंट होगा, यानी ये इसको बचाने का काम कर रहा है। ठीक। तो जब स्मूथ लेयर होगा, जब कैप्सूल होगा, और कैप्सूल के वजह से ये बैक्टीरिया, यानी इसने कैप्सूल ओढ़ा और वहां से बच के निकल गई, ठीक है, इम्यून सिस्टम ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। अब देखिए यहां पे इस बेचारे के पास कैप्सूल नहीं है, अब इसके पास कैप्सूल नहीं है तो ये बच के नहीं निकल पाएगा। जैसे ही ये वहां से क्रॉस करेगा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और रिकॉग्नाइज करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और जब ये बैक्टीरिया वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो कैप्सूल नहीं है तो सरफेस रफ है, और रफ सरफेस देखते ही इम्यून सिस्टम इसको पहचान गया, और इम्यून सिस्टम ने जब इसको आइडेंटिफाई किया तो क्या किया? इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बैक्टीरिया वहां पे डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या हुआ? डिजीज कॉज नहीं कर पाई, और जब डिजीज कॉज नहीं हुआ तो हमने क्या कह दिया? नॉन वायरुलेंट कह दिया। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था जो सर ने यहां पे पुट अप किया कि कैप्सूल और वायरुलेंट का क्या रिलेशनशिप है। बिल्कुल सर। और बच्चों याद रखिएगा, मतलब सर के स्टेटमेंट से अपन डायरेक्ट रिजल्ट विड्रॉ करें तो ये कह सकते हैं ऑल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर वायरुलेंट और पैथोजेनिक। याद रखिए। अब आगे S3 और R2 के बारे में बच्चों थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। आइए देखते हैं S3 स्ट्रेन, R2 स्ट्रेन। S3 स्ट्रेन सर बता चुके स्मूथ है, R2 स्ट्रेन रफ है। क्योंकि ये स्मूथ है इसलिए ये कॉलोनी भी स्मूथ बनाएगी। ये देखिए, प्रोड्यूसेस स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज। मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलोनी बनेगी, वो कैसी बनेगी? स्मूथ। वो खुद रफ है इसलिए कॉलोनी भी रफ बनेगी। तो अगर सर हमारे पास लैब में दोनों बैक्टीरिया कॉलोनी हो, हाँ। तो क्या हम बाहर से देख के पहचान सकते हैं कि दोनों में से कौन सा रफ वाली कॉलोनी है और कौन सा स्मूथ वाली कॉलोनी? बिल्कुल सर। बैक्टीरिया जब बल्क में है, ढेर सारा है, कॉलोनी के फॉर्म में, तो जो स्मूथ दिखे, सरफेस स्मूथ दिखे, शाइनी दिखे तो वो S3 की कॉलोनी है, और अगर रफ जैसा दिखे तो R2 बिल्कुल पहचान सकते हैं देखकर अपन। ठीक है सर, अगला पॉइंट सर बता चुके हैं कैप्सुलेटेड। कैप्सूल किसका बना है? म्यूकस का। म्यूकस क्या है बच्चों? एक पॉलीसेकेराइड है, एनसीईआरटी है, याद रखना है। जबकि R2 में नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सूल नहीं है, राइट। और आगे तो डिस्कशन हो ही चुका है कि ये कैप्सुलेटेड है इसलिए ये वायरुलेंट या पैथोजेनिक होगी, और उसमें कैप्सूल नहीं है इसलिए नॉन वायरुलेंट या बोलो नॉन पैथोजेनिक होगी। और दूसरी बात, ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज करेगी। कौन सा? निमोनिया। किसमें? माइस में कॉज कर रही है। R2 वायरुलेंट ही नहीं है, निमोनिया कॉज नहीं करेगी। अगर माइस में अगर इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया जाए तो माइस की डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ निमोनिया। लेकिन अगर R2 स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया जाए माइस में तो माइस की डेथ नहीं होगी, राइट बच्चों। तो ये कंपेयर किया हमने। सर जब भी हम ये डिफरेंस बताते हैं और जब इस पॉइंट पे आते हैं तो अक्सर बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या केवल माइस में ही निमोनिया कॉज करेगी ये बैक्टीरिया, या हम लोगों में भी, ह्यूमंस में भी कॉज कर सकती है? राइट सर, राइट, बिल्कुल बात करते हैं। बच्चों सुनिए ध्यान से, निमोनिया कॉज करेगा, ये ह्यूमंस में भी कॉज करेगा, लेकिन
ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है वो माइस पर किया गया था, इसलिए हर बार हम माइस बोलते जा रहे हैं, राइट। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट, वो किस पे बेस्ड था। तो हमने कहा कि वो बैक्टीरिया पे बेस्ड था। उस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन, इन दोनों स्ट्रेन के बारे में हमने यहां पे क्लियर कट डिफरेंस देख लिया। बिल्कुल। अब अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उनका एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने जिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट कमिंग इन फिजिकल कांटेक्ट। दैट मींस कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होना विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो ध्यान रखिए कि यहां पे ये जो वर्ड दे रहा है विदाउट कमिंग इन फिजिकल कांटेक्ट, इसको ध्यान में रखना है। यानी सर जब एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाए बट दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। Okay. आइए इसको हम एक बार और डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारा एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हो गया। इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हमने ये बैक्टीरिया ए की बात की और ये हुआ बैक्टीरिया बी। अब यहां से अगर बैक्टीरिया ए का डीएनए जो यहां पे हमने देखा बैक्टीरिया बी में ट्रांसफर हो जाए और इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। राइट सर, राइट। तो बच्चों याद रखिए, फिजिकल कांटेक्ट ना हो फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ था? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे में हो गया, जबकि दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आए, तो इसे क्या नाम दिया सर ने? ट्रांसफॉर्मेशन। सर एक चीज और, अगर ये दोनों बैक्टीरिया फिजिकल कांटेक्ट में आते और डीएनए ट्रांसफर होता तो उसे भी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या कुछ और कहते हैं? ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पे अगर बात करते हैं कि अगर दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल। तो वहां पे जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट हुआ वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगा। अब एक प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ रखा है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब ध्यान से सुनिए कॉन्जुगेशन क्या होता है। अगर दो बैक्टीरिया है, ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनके बीच में एक कॉन्जुगेशनल ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए, ये इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ और फिर इस बैक्टीरिया से डीएनए का ट्रांसफर दूसरी बैक्टीरिया में हो रहा है। तो हमने देखा कि दो बैक्टीरिया फिजिकल कांटेक्ट में आ गए और फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद इन दोनों के बीच में डीएनए का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कहलाएगा और यहां पे हमको कॉन्जुगेशन को यूज नहीं करना है। इस एक्सपेरिमेंट में हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी जब भी डीएनए का ट्रांसफर होगा हमको फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने देना है। यहां पर बैक्टीरिया में जब भी हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे तो विदाउट कमिंग इन फिजिकल कांटेक्ट की बात करेंगे, ये हमारा सर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अच्छा, मतलब फिजिकल कांटेक्ट के बिना डीएनए ट्रांसफर हो तो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ। और कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू हो तो कॉन्जुगेशन। राइट सर। बच्चों आगे देखते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कैसे किया था। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ। यहां पर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ये मैंने कुछ लिख रखा है, देखें, स्ट्रेन, इंजेक्टेड इनटू, रिजल्ट और रिकवरी। आइए देखते हैं एक एक करके। पहला स्ट्रेन बच्चों S3। ग्रिफिथ ने S3 स्ट्रेन को इंजेक्टेड इनटू माइस, तो क्या रिजल्ट देखने को मिला? माइस की डेथ हो गई। ऑब्वियस है बच्चों, S3 वायरुलेंट है, डिजीज कॉजिंग है, तो माइस में इंजेक्ट करोगे तो निमोनिया हो जाएगा किसको? माइस को, और माइस की डेथ हो जाएगी। और माइस की बॉडी से अगर रिकवर करोगे तो कौन सी बैक्टीरिया मिलेगी आपको? वही जो आपने इंजेक्ट किया था, दैट इज S3, राइट। अच्छा, सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगले राउंड उन्होंने सेकंड बैक्टीरिया इंजेक्ट किया माइस को, इंजेक्टेड इनटू माइस। रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा बच्चों, बताओ? क्या सेकंड दिया, नॉन वायरुलेंट है, तो माइस की डेथ नहीं होगी, माइस सरवाइव करेगी। और माइस की बॉडी से क्या रिकवर होगा? कौन सी बैक्टीरिया रिकवर होगी? नन। याद है ना पुराना कॉन्सेप्ट कि S3 बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है जो इम्यून सिस्टम नहीं पहचान पाएगा उसको, जिसके कारण ये डिजीज कॉज कर पाएगा। सेकंड को तो इम्यून सिस्टम पहचान लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट ना?
ओके, इसीलिए आर सेकंड बैक्टीरिया नहीं मिला क्योंकि उसको किल कर दिया इम्यून सिस्टम ने, राइट। अगला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है बच्चों एक्सपेरिमेंट। अगला देखें, अगले सेट में उन्होंने क्या किया, S3 बैक्टीरिया को हीट देकर किल कर दिया, बैक्टीरिया को मार दिया बच्चों, S3 बैक्टीरिया को, और फिर इंजेक्ट किया इनटू माइस। ये देखिए, अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, डेथ होगी माइस की या नहीं? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बैक्टीरिया तो मर चुकी है, तो डिजीज कॉज नहीं करेगी। और बात करें माइस की बॉडी से रिकवर कौन सी बैक्टीरिया होगी? नन। क्यों? क्योंकि फिर से इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया होगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट ना बच्चों, क्योंकि बैक्टीरिया तो मरी हुई थी। अच्छा, अगला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। अब उनके दिमाग में बात चली, आर सेकंड इंजेक्ट कर रहे माइस में, माइस की डेथ नहीं हो रही, हीट किल्ड S3 दे रहे हैं तब भी माइस की डेथ नहीं हो रही, तो सोचा दोनों को मिला के दे। तो देखिए, हीट किल्ड S3 प्लस अलाइव आर सेकंड मतलब सर्वाइविंग आर सेकंड, दोनों इंजेक्ट किया माइस को। रिजल्ट क्या आया देखिए, डेथ। ही वॉज वेरी सरप्राइज हो गए वो कि ऐसा कैसे हो गया कि मैं आर सेकंड अकेला दे रहा हूं तो माइस सर्वाइव कर रहा है, हीट किल्ड S3 अकेले दे रहा हूं तो भी सर्वाइव कर रहा है, दोनों को मिला के दिए तो डेथ कैसे हो सकती है। और उससे बड़ा सरप्राइज बच्चों ये हुआ कि माइस की बॉडी से जब रिकवर करने गए तो पता है क्या मिला, S3, नॉर्मल S3 मिला बच्चों, राइट। सर यहां पे हमने हीट किल्ड S3 दिया, राइट, यानी ये तो मरा हुआ सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, मरा हुआ है, ठीक है। हमने अलाइव R2 दिया, जो अलाइव R2 की वजह से डेथ नहीं हो रहा था, बिल्कुल, और जब डेथ हुआ तो हमको मिल गया लाइव S3, अलाइव S3। अब यहां पे क्या ये S3 जो मरा हुआ था वो जिंदा हुआ या फिर कुछ और है, ये हुआ कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे से देखते हैं इस मैकेनिज्म को बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है जो बच्चे अक्सर पूछते हैं हमसे, इसलिए आइए इसको डिटेल में समझते हैं, और यहीं पर तो अपना काम करेगा ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या लिया, S3 बैक्टीरिया लिया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा टेस्ट ट्यूब में और क्या डाल दिया, S3, और फिर इस टेस्ट ट्यूब को हीट किया। बच्चों हीट किया तो S3 बैक्टीरिया की डेथ हो गई, राइट ना, इसी को हम हीट किल्ड S3 कह रहे हैं। जब हीट देकर किल कर दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया नाम हो गया। बच्चों बैक्टीरिया को मार दिया, इसके बाद इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को ठंडा हो जाने दिया। ठंडे की बात क्यों करें, ये भी बात करेंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब में हीट किल्ड S3 है बच्चों, दूसरे टेस्ट ट्यूब में, इधर दूसरे टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या ले रखा था, अलाइव R सेकंड बैक्टीरिया। इसको हीट देकर नहीं मारा, ये सर्वाइव कर रही है। तो एक टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है जिसमें अलाइव R सेकंड है, सर्वाइविंग R सेकंड है, और एक में हीट किल्ड S3 है। हीट देकर बैक्टीरिया को मारने के बाद बैक्टीरिया मर गई, इसके बाद न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को ठंडा हो जाने दिया, ठंडा होने के बाद इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया। यानी गरम गरम नहीं डालना है सर, बिल्कुल गर्मा गर्म नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा, हीट के कारण इसकी भी डेथ हो जाएगी। तो सॉल्यूशन ठंडा करना है, इसके बाद उसमें डाला उन्होंने, और दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको रख दिया। जब दोनों को मिला के रख दिया तो हुआ क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं मैकेनिज्म। यहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, आइए देखते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है बच्चों, इसमें हीट किल्ड S3 डॉटेड बनाया मैंने, क्यों, क्योंकि हीट देने से उस बैक्टीरिया की बाउंड्री टूट चुकी है, राइट ना, इसलिए ऐसा बनाया। और दूसरा R सेकंड, अलाइव R सेकंड, तो एक ही टेस्ट ट्यूब पर अलाइव R सेकंड भी है और हीट किल्ड S3 भी आ चुका है। अब क्या हुआ होगा बच्चों, सेल की बाउंड्री टूटी हुई है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा है टेस्ट ट्यूब में। अब क्या हुआ होगा, हीट किल्ड S3 की जो बाउंड्री टूटी है उससे DNA बाहर आया, ये बैक्टीरियल DNA, और वो DNA फिर ट्रांसफर हो गया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के थ्रू R सेकंड बैक्टीरिया में, राइट ना।
तो देखा आपने ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं? यही तो सर बोल रहे थे कि फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना डीएनए का ट्रांसफर हो गया। तो हीट किल्ड S3 की बाउंड्री टूटी हुई थी, उससे डीएनए निकलकर अलाइव R सेकंड में आ गया। अलाइव R सेकंड में जब आ गया बच्चों, आपको पता ना S3 के पास कैप्सूल होता है। S3 के पास कैप्सूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास कैप्सूल बनाने वाली जीन होती है। मतलब उसका ये जो डीएनए है, इसमें कैप्सूल बनाने वाली जीन है। उसी जीन के कारण तो S3 में कैप्सूल होता था। लेकिन अब बात यह है कि ये डीएनए जो R सेकंड में जा रहा है, उसमें कैप्सूल बनाने वाली जीन भी है। तो ये डीएनए इसमें चला गया, तो इसको जीन मिल गई जो कि कैप्सूल बनवाता है। और जब कैप्सूल बनवाता है, तो जब ये डीएनए पाएगा कैप्सूल बनाने वाली जीन मिल गई, और जब जीन मिल गई तो इसके चारों तरफ कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब कैप्सूल का फॉर्मेशन हो गया तो ये वापस रब से क्या हो गया? स्मूथ ट्रांसफॉर्म हो गया ये S3 में। यानी सर जो S3 हीट किल्ड हुआ था, हाँ, वो जिंदा नहीं हो रहा है, वो जिंदा नहीं हो रहा है। R2 था वही कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल वही नया आ रहा है। और कैसे हुआ वो हमने बच्चों को बता दिया कि हीट किल्ड S3 का डीएनए जिसमें कैप्सूल बनाने की जीन भी है, वो जीन आ गई इसमें, और उस जीन ने यहां पर कैप्सूल बनवा दिया, जिसके कारण रफ सरफेस जो था वो स्मूथ हो गया, कैप्सूल बन गया। और अब ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है? S3 बैक्टीरिया में। सर एक और क्वेश्चन यहां पे है कि जब हम इसको हीट किल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या उस हीट के वजह से ये जो डीएनए है, इस डीएनए के प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है? सर देखिए, अपन ने जब हीट किया था, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था सॉल्यूशन ठंडा, क्योंकि अगर जब हीट किया होगा बच्चों, तो याद करो डीएनए जो था हीट किल्ड S3 का, उसका क्या हो गया होगा? डीनेचुरेशन। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया होगा, राइट? जो डीनेचुरेशन हमने पढ़ा था सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब ठंडा होगा तो वापस डीएनए क्या हो गया? रीनेच्योर। तो डीएनए तो सही सलामत हो गया, तो उसकी कैप्सूल बनाने की प्रॉपर्टी भी सही सलामत है, और R सेकंड में जाकर कैप्सूल बना दिया। यानी यहां से सर डीएनए की स्टेबिलिटी का भी पता चल रहा है। बिल्कुल, डीएनए इतना स्टेबल है कि हीट देने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, डीनेच्योर हुआ, और ठंडा होने पर फिर से नॉर्मल हो गया। और जो प्रॉपर्टी है वो उसने R सेकंड बैक्टीरिया को दे दी, जिस कारण वो S3 में बदल गया। ठीक सर, बच्चों समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। देखिए, ग्रिफिथ को नहीं पता था कि ये जो हीट किल्ड S3 से जा रहा है R सेकंड में, वो डीएनए है। इसीलिए ग्रिफिथ ने इस चीज को, जिसे हम डीएनए अब जानते हो, पहले नहीं पता था, ग्रिफिथ ने नाम दिया था क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी की लाइनें बोलने जा रहा हूं, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ समथिंग, उन्होंने क्या बोला था? इसको समथिंग और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। According to Griffith, something or transforming principle has transferred from heat killed S3 to R second. That has enabled R second to synthesize capsule around it, which made it virulent. मतलब उन्होंने कहा कि हीट किल्ड S3 से समथिंग या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर हुआ हीट किल्ड S3 से, किसमें? R सेकंड में, जिसके कारण R सेकंड में कैप्सूल बनाने की प्रॉपर्टी आ गई, कैप्सूल बन गया और वो S3 में ट्रांसफॉर्म हो गया, इसलिए वो वायरोलेंट हो गया। राइट बच्चों? इसके बाद ग्रिफिथ ने बोला, ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि ये डीएनए है, लेकिन ये जरूर बोल दिया जिसके कारण R सेकंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है S3 में, दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ये पक्का जेनेटिक मटीरियल के कारण हो रहा है, बट बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। ये नहीं बता पाए कि ये जेनेटिक मटीरियल क्या है। ये तो बता दिया कि ये जेनेटिक मटीरियल पाकर R सेकंड S3 में बदल गया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जेनेटिक मटीरियल डीएनए है। ये वो नहीं बता पाए, सिर्फ इतना ही बता पाए कि जो ये जा रहा है वो जेनेटिक मटीरियल है।